हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम एग्रीकल्चर चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिफरेंट क्रॉप वैरायटीज को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पहली दो वैरायटीज को डिस्कस किया था और आज हम बाकी दो वैरायटीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स डिस्कस होंगे। टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिन्हें कल्टीवेट किया जाता है ह्यूमन यूज और कंजप्शन के लिए। जैसा इन इमेजेस में भी दिखाया गया है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, नट्स, मशरूम्स, स्प्राउट्स, सीवीड्स जैसी फूड आइटम्स इंक्लूड होते हैं। इंडिया वेजिटेबल्स का एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है, जैसे कि पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो। अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में। इंडिया 2018 में सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर था हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, चाइना के बाद। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिन्हें बोथ ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में ग्रो किया जाता है। मैंगोज की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में काफी ग्रो किया जाता है। बात करें ग्रेप्स की तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में ग्रेप्स को ग्रो किया जाता है। एप्पल्स, पेयर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स को जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट्स में ग्रो किया जाता है। नागपुर और चेरापूंजी मेघालय की ऑरेंजेस काफी फेमस है इंडिया में। बात करें बनानास की तो केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में केरला का बनानास का काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट चलते हैं लीची और गोवा की तरफ। तो उत्तर प्रदेश और बिहार इन दो फ्रूट्स का सबसे बड़ा मेजर प्रोड्यूसर है। अब हम बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की, फोर्थ क्रॉपिंग कैटेगरी की, तो वो है नॉन फूड क्रॉप्स। ये वो क्रॉप्स होते हैं जिन्हें हम कंज्यूम नहीं करते, जिन्हें हम एज अ फूड प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते, बल्कि ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल रबर है, कॉटन है, जूट, नेचुरल सिल्क और हेम्प। तो अब हम इन नॉन फूड क्रॉप्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रबर। रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है जिसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो किया जाता है। रबर उन एरियाज में ग्रो होता है जहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट या मॉइस्ट क्लाइमेट होता है, जहां का एवरेज रेनफॉल 200 सेंटीमीटर होता है और टेम्परेचर कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। रबर एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है क्योंकि इससे काफी सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है। बात करें रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की तो वो है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और मेघालय के गारो हिल्स में। नेक्स्ट चलते हैं कॉटन की तरफ। कॉटन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है कॉटन इंडस्ट्रीज का, क्योंकि मोस्टली कॉटन मटेरियल ही यूज किया जाता है कपड़े बनाने के लिए। इंडिया ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट्स का। सबसे पहले इंडिया में ही कॉटन प्लांट्स को ग्रो किया गया था। 2017 की बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का आफ्टर चाइना। अब कॉटन किन कंडीशंस में ग्रो करता है? वेल, कॉटन ग्रो करता है ब्लैक सॉइल में, यूजुअली डेक्कन प्लेट्यूज में, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, लाइट रेनफॉल होती है और कम से कम कॉटन ग्रोथ के लिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज का होना बहुत जरूरी है। बात करें कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की तो वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट चलते हैं जूट की तरफ। जूट एक ऐसा नॉन फूड क्रॉप है जिसे गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। जूट हाई टेम्परेचर्स में ग्रो होता है और वेल ड्रेन्ड सॉइल्स में ग्रो होता है। जूट को यूजुअली फ्लड प्लेन्स पे ग्रो किया जाता है क्योंकि वो फ्लड प्लेन्स में एक तो काफी फर्टाइल सॉइल होती है और वहां पे मॉइस्चर रिटेंशन काफी ज्यादा होती है। जूट को वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय जैसी स्टेट्स में ज्यादातर ग्रो किया जाता है। जूट को यूज किया जाता है बैग्स बनाने के लिए, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स और काफी सारे आर्टिफैक्ट्स को बनाने के लिए। जूट काफी एक्सपेंसिव है और इस वजह से इसका जो मार्केट का डिमांड है वो काफी कम है होता है। और जैसे कि आर्टिफिशियल फाइबर्स और पैकेजिंग मटेरियल्स हैं जैसे कि नायलॉन, वो ज्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर कंपेयर टू जूट। नेक्स्ट चलते हैं हम सिल्क की तरफ। सिल्क को सिल्क वर्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जब सिल्क वर्म्स ग्रीन लीव्स पे रहते हैं तो वो कोकून्स बनाते हैं और उन्हीं कोकून से हम सिल्क फाइबर को मैन्युफैक्चर करते हैं। और इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर। नेक्स्ट चलते हैं हेम्प। हेम्प एक एशियन हर्ब है जिसे यूजुअली ग्रो किया जाता है फॉर इट्स टफ वुडी फाइबर। ये काफी टफ होता है और हेम्प को यूज किया जाता है रोप्स बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स बनाने के लिए, फाइबर बोर्ड और पेपर बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में। ये रिफॉर्म्स वो स्टेप्स होते हैं या फिर वो एक्टिविटीज होती है जिससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है और एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें एड्रेस किया जाता है। इंडिया में एग्रीकल्चर काफी हजार सालों से किया जा रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल चेंज की कुछ कमी की वजह से एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। इंडिपेंडेंस के बाद काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को सामने लाया गया था, जैसे कि कलेक्टिवलाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन और जमींदारी जैसी वो जो जमींदारी का प्रोसेस था उसको खत्म किया गया था ताकि ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को एड्रेस किया जा सके, उनका एक सोल्यूशन निकाला जा सके। इसमें कोई शक नहीं है कि इरिगेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा डेवलप किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पे फार्मर्स को मॉनसून या फिर नेचुरल फर्टिलिटी पे रिलाई करना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है पॉपुलेशन के लिए। अब इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स को सामने लाया, जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का सबसे बड़ा फोकस था लैंड रिफॉर्म, जिसकी वजह से जो इनहेरिटेंस राइट्स होते हैं, जो खानदानी विरासत में जमीन मिली होती है, उसका कब्जा खत्म किया जा सके। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया में वक्त के साथ साथ कौन कौन सी लैंड रिफॉर्म्स को सामने लाया गया था या लैंड रिफॉर्म लॉज को सामने लाया गया था, लेकिन इनका पुअर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ये ज्यादा देर नहीं टिक पाया। अर्ली रिफॉर्म्स की बात करें जो कि 1960 से 1970 तक सामने लाया गया था, तो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन काफी फेमस था। ग्रीन रेवोल्यूशन ने फोकस किया था हाई यील्डिंग सीड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, इरिगेशन और इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्शन पे। इसी तरह व्हाइट रेवोल्यूशन किस चीज के साथ रिलेट करता है? मिल्क प्रोडक्शन के साथ। और व्हाइट रेवोल्यूशन को इसलिए सामने लाया गया था ताकि डेयरी इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिल सके और मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो सके। लिटिल रिफॉर्म्स की बात करें जो कि 1980 से 1990 में सामने लाई गई थी, तो उसमें सबसे पहले क्रॉप इंश्योरेंस था। क्रॉप इंश्योरेंस क्या करता था? जो कि नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से क्रॉप पे इफेक्ट हुआ होता था, उस चीज को रियम्बर्स करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस को सामने लाया गया था ताकि फार्मर्स अपना जो नुकसान है उसको कंपनसेट कर सके। नेक्स्ट था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स।
ग्रामीण बैंक्स को स्पेशली एग्रीकल्चर के ही लिए एस्टैब्लिश किया गया था, ताकि लोन की अवेलेबिलिटी फार्मर्स को इजी इजीली मिल सके। नेक्स्ट था कोऑपरेटिव्स एंड बैंक्स। सोशल कोऑपरेटिव्स और काफी सारे बैंक जैसे कि ग्रामीण बैंक था और भी काफी सारे बैंक थे जिनको सामने लाया गया, ताकि फार्मर्स इजी एक्सेस रहे उनका लोन्स की तरफ। तो इसका फायदा क्या पहुंचा? इसका फायदा ये था कि फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हुई, पॉवर्टी कम हुई और रूरल लाइवलीहुड्स को काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिला। और भी काफी सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है। किसान क्रेडिट कार्ड इसलिए सामने लाया गया था ताकि जमींदारों को इजीली लोन्स मिल सके कम इंटरेस्ट रेट्स पे। नेक्स्ट था पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये स्कीम को इसलिए सामने लाया गया था ताकि एक फाइनेंशियल सपोर्ट रहे उन फैमिलीज को जहां पे फार्मर की डेथ होती थी किसी एक्सीडेंट में। एक और चीज सामने लाई गई थी, वो था वेदर अपडेट्स एंड फार्म टिप्स। इसमें स्पेशल रेडियो और टीवी शोज को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि फार्मर्स अपडेटेड रहे वेदर कंडीशंस के लिए और उनको फार्मिंग के रिलेटेड कुछ हेल्पफुल एडवाइसेस भी दी जा सके। नेक्स्ट द फेयर प्राइसेस फॉर क्रॉप्स। ये भी एक स्टेप लिया गया था ताकि जमींदारों को फार्मर्स को एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए एक तो अच्छी क्वालिटी का सीड मिले, क्रॉप्स मिले और फेयर डील्स पे मिले। अगर हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बूंदन ग्रामदन को हम नहीं भूल सकते। बूंदन ग्रामदन का अगर हम ओरिजिन देखते हैं तो वो है विनोबा भावे। विनोबा भावे गांधी जी का स्पिरिचुअल सन माना जाता था और एक सत्याग्रह में एक की फिगर था। एक खास रोल प्ले किया था इन्होंने सत्याग्रह में। विनोबा भावे गांधी जी के आइडिया को, जो कि ग्राम स्वराज्य था, ग्राम स्वराज्य मतलब विलेज सेल्फ रूल, इस आइडिया को इन्होंने आगे बढ़ाया था। भूनधन और ग्रामधन में क्या फर्क है? भूनधन वो है जब वेल्दी लैंड ओनर्स ने लैंड का कुछ हिस्सा गरीब लैंडलेस लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया था। और ग्रामधन का मतलब है जब पूरा का पूरा विलेज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था या डोनेट किया गया था गरीब लोगों में। अब जो लेगेसी है बूंदन ग्रामदन, इसको आगे बढ़ाया विनोबा भावे ने। बूंदन ग्रामदन को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि ये नॉन वायलेंट नेचर का था। इस बूंदन ग्रामदन एक्टिविटी या इस जो ये प्रोसेस है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या मिला? वो ये था कि लैंड इनइक्वालिटी को कम किया गया और रूरल कम्युनिटीज को काफी एम्पावरमेंट मिला था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।